अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, कराची जो कि 70% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कहा जाता है जो जनरेट होता है इस मुल्क में एवरी ईयर, दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय कराची। कराची इतना बड़ा शहर होके, इकोनॉमिक हब होके, वहाँ के लोग क्यों नहीं एक बेटरमेंट और एक अच्छी ज़िंदगी, एक प्रॉस्परस ज़िंदगी, एक पीसफुल ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल उनका राइट है। और वहाँ पर जो सिचुएशन इस वक्त हमें नज़र आ रही है, कल से हीट स्पेल दोबारा से शुरू होगा। संडे से लेकर तकरीबन कहा जा रहा है बुध तक, ये 4 दिन तक कंटिन्यूस हमें नज़र आएगा हीट स्पेल। कराची, क्या वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अब कुछ सीख चुकी है? जो हमें हफ्ता नज़र आया ये, जिसमें इतनी हमने हलाकतें देखी हैं, उसके बाद क्या सबक सीखा गया है और क्या अब हम जो डेथ टोल है उसको मिनिमाइज़ करते हुए नज़र आएगी हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन? हम इस पर बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज जो हमारा टॉपिक होगा वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से होगा। के इलेक्ट्रिक जिसके जो प्राइवेटाइजेशन जब हमने KESC की देखी थी तो हमेशा कहा जाता था कि एक शेडी डील हुई है। क्या वो डील थी? किस कंपनी ने इसको टेक ओवर किया? उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो उसकी परफॉर्मेंस को लेकर अब क्या कहते हैं? आज हम इस हवाले से बात करेंगे और कुछ इंकशाफात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी साहब। उनसे आज हमारा डिस्कशन रहेगा इसके इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस और कराची में होने वाली करप्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, थैंक यू सो मच फैसल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, इस वक्त कराची में जो सिचुएशन है, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत जिस पर आयद होती है जिम्मेदारी कराची के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से लेकर बेसिक जो उनकी सहूलियात है वो फराहम करना, सिंध हुकूमत बड़ी कन्वीनियंटली कह देती है कि जी ये नेचुरल कैलामिटी है और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेट कंडीशन के आगे जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल बनता नहीं है। आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? और फिर हम के इलेक्ट्रिक पर बात। झूठ बोल रहे हैं वो, और मैं आपको बताऊं कि उनका भी 3 दिन पहले बयान आया है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे ने पहली बार 7 साल में पहली बार हमारे पास आने की जहमत गवारा की। माजी में वो इनकार करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक दौर के अंदर जब हमने उनको कॉल किया था तो वो शेरेटन में बैठा हुआ था उनका CEO जो 25 कदम के फासले पे, और उसने शटअप कॉल दी थी इस वज़ीर आला सिंध को। हम पूरा इजलास वहाँ पे गवाह इस चीज़ का, और उसने ये कहा था कि अपने बड़ों से बोलो कि हमारे बड़ों से बात कर ले, यानी वो जो अरब मालिकान हैं उनसे बात करो, हमसे क्या बात करनी है। तो आपको मैं बताऊं कि यही सबसे बड़ा मसला है। हमारा मसला ये नहीं है कि इनकी सप्लाई क्या है, आ क्या रही है, जा क्या रहा है, और इनके पास इनके मुआहदे क्या है। हमारा तो मसला सिर्फ इतना सा है कि वो जो तांबे के तार, कॉपर जो उतारा गया है, और इस जिम के अंदर ये एक रिपोर्ट भी आपकी मीडिया ने अब शाया करना शुरू की है, वो किधर है? अगर वो उतार के उस पर एल्युमिनियम के जो तार लगाए गए हैं, तो जो तांबा उतारा गया है जिसकी लेंथ जो है 1200 किलोमीटर है, और जो वेट के अंदर लाखों टन है, जिसकी मालियत 750 अरब रुपए, 7,500 करोड़ रुपए, वो किधर है? 16 अरब रुपए में ली हुई चीज को 13 अरब रुपए कायम अली शाह ने वापस किए थे 2009 में इनको, तो ये पूरी चीज 3 अरब रुपए में खरीदी गई, निजाम खरीदा गया। लेकिन पूरा एसेट जो पाकिस्तान का एसेट था, जो कराची वालों का एसेट था, वो थे वो तांबे के वायर, जो कि जिसकी जिंदगी 30 साल है, जो अगर लोड ज्यादा हो जाए तो वो ना जलेगा ना पिघलेगा, बल्कि वो बरकरार रहेगा, और PMT जो है वो ट्रिप करेगा। अभी जो इन्होंने एल्युमिनियम के तार लगाए और उसकी वजह से अभी एक ग्रिड स्टेशन नाज़ाबाद के अंदर ट्रिप हुआ है, जला है, उसकी वजह ये कि वो एल्युमिनियम पिघल गया, वो ओवरलोड बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो मैं अवाम पाकिस्तान को यही बता रहा था, कराची वालों को खास तौर पे, कि तुम्हारे घरों के सामने चोरी हुई और तुम खामोश बैठे रहे। सर, ये जो कॉपर से रिप्लेस किया है एल्युमिनियम, ये कब से हो रहा है सिलसिला? 2010 से शुरू हुआ है। और 2010 से किसी ने इस चीज को कोई नहीं, तमाम SHOs बिके हुए, तमाम IGs जो जितने भी ये एडिशनल IG रह रहे के आज जो करप्शन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर मुलविस, तमाम SSPs मुलविस इसके अंदर, तमाम शहरी इंतजामिया मुलविस, सिंध हुकूमत मुलविस। पर आप भी तो उस वक्त सिंध हुकूमत का पार्ट। मैंने आवाज उठाई ना, वही तो आपको बता रहा हूँ कि हमने तो कॉल कराई थी इसको कि आओ जरा यहाँ CM हाउस, तो आगे से शटअप कॉल थी। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अवाम पाकिस्तान को भी मैं बताऊं कि एल्युमिनियम के तारों का, क्योंकि मेरा बिजनेस ही इलेक्ट्रिकल से वाबस्ता है, ये चाइना ने 2009 में इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसको वारंटी के अंदर 90% क्लेम आया, जिसके बाद उसने पूरी दुनिया से कॉपर जमा किया। ये तमाम कॉपर जहां बिका है वो भी मैं जानता हूं। जिन ये गुजरावाला की 3 कंपनियां हैं, फैन बनाने वाली और वॉशिंग मशीन बनाने वाली, उन्होंने खरीदा ये चोरी का कॉपर। अच्छा, गुजरावाला की कंपनी बगैर किसी टेंडर के। आप सिर्फ के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे से ये पूछें, अगर तुमने रिप्लेस किया है एल्युमिनियम को, कॉपर उतारा है, वो कॉपर रखा हुआ कहाँ है? वो लाखों टन कॉपर किधर जखीरे में पड़ा है? आप लोग, सहाफी लोग, ये FIA की टीमें, ये NAB की टीमें जाए ना, इंस्पेक्शन करें, हमारी बात सच साबित हो जाएगी कि कॉपर है ही नहीं। कॉपर तो सारा बेच दिया, 750 अरब रुपए का कॉपर बेच दिया। और मैं आपको बताऊं, एल्युमिनियम में ये मसला होता है कि जब भी इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है
تو یہ ٹرپنگ کرتا ہے. یہ عوام پاکستان کراچی کی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمارا بل زیادہ آ رہا ہے, ہمارا بل زیادہ آ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ٹرپنگ ہے. ایلومینیم جب ٹرپ کرتا ہے تو جو آپ کے گھروں میں میٹر لگے ہیں وہ انٹو 2 رفتار سے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں, اور 1 منٹ کے اندر 3 بار ٹرپنگ لازمی ہے. تو یہ دھندا ہے پاکستان کے لوگوں کو لوٹنے کا. ان عربز نے ہماری کمپنیز کو اس لیے خریدا تھا کہ وہ یہاں پر پاکستان کو لوٹ کا مال بچائیں. یہ سارا کاپر جو ہے اس وقت چوری ہوا ہے 750 ارب روپے کا, اور 800 ارب روپے کا حوالے کا ان کے اوپر باقاعدہ اسکینڈل موجود ہے جو تمام میڈیا نے رپورٹ کیا. سپریم کورٹ کے اندر کیس موجود ہے جس کو سپریم کورٹ سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بدو پرستی ہے, بدو پرستی پہ پاکستان نہیں چل سکتا. اور اسی طرح پی ٹی سی ایل والا ہے, پی ٹی سی ایل پاکستان کے اندر خالق ہے گرے ٹریفکنگ کا, وہ بھی عرب کمپنیز نے خریدا ہوا ہے. اس کو بھی میں نے 7 بار سمن کیا اس کے سی ای او کو, ولید ارشاد جو ہے, لیکن اس نے بھی شٹ اپ کال دی پوری کابینہ کو, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو. یہ عربز ہیں, یہ آپ کے حکمرانوں کے بھی نہیں سنتے, اور یہ عوام پاکستان کے پریشانی کا سبب ہے. اچھا ایک اور, جب یہ وائر چلتا ہے تو پی ایم ٹیز ہوتی ہیں, پی ایم ٹیز کو بھی کاپر ریپلیس کر کے ایلومینیم کے ذریعے بنانا شروع کیا. وہ پی ایم ٹیز جل کے راکھ ہو جاتی ہیں, جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہیں. بالکل, وہ یہ واپس لے کے جاتے ہیں, نئے پی ایم ٹیز لا کے لگا کے بل ہم پہ چارج کرتے ہیں. ایکسٹرا بلنگ جو چارج ہو رہی ہے یعنی کہ کنزیومرز کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ یہ ریپیئر کر کے واپس لا کے لگاتے ہیں, اور اس کے اندر بھی ایلومینیم استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے 40 سے 50 پی ایم ٹی روزانہ جل رہے ہیں. تو 40 یہ 1 ارب روپے کا روز کا یہ دھندا بنایا ہوا ہے انہوں نے چوری کا, اور وہ بل کے اندر صارفین کو استعمال کر رہے ہیں, اور صارفین اس کو بل پے کر رہے ہیں. سر میں یہاں پر کچھ منشن بھی کرنا چاہوں گی ٹویٹر پہ, کیونکہ کے الیکٹرک بہت زیادہ ایکٹیو ہے. میں ان کی کچھ ٹویٹس ابھی پروگرام میں بیچ میں چل کے منشن کر چاہوں گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اگر سندھ حکومت بھی ان کے انڈر, اور سندھ حکومت کے انڈر جو کہ کے الیکٹرک آنا چاہیے, اگر وہ سندھ حکومت کی بھی نہیں سن رہے ہیں تو وہ پھر کس کی سنیں گے؟ یہ جو مونوپولی پوری چل رہی ہے, یہ اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سیاستدانوں نے اور لیڈروں نے یہ بیچا ہے ٹکوں کے اندر. یہ پورے ادارے پی ٹی سی ایل ہو جائے یا کے الیکٹرک ہو جائے, اور وہاں پہ انہوں نے پریویلیج لیے ہیں. عرب کے اندر انہوں نے فیکٹریز لی ہیں, جبل علی کے اندر, اور شارع راشد جو ہے جو دبئی سے ابو دھابی جانے والی ہے, وہاں پہ 10 ایکڑ کے انہوں نے پلاٹ لے کے 50-60 منزلہ کی انہوں نے پرمیشن لی ہیں. تو عرب بھی آگے سے یہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ لیا ہے تو تمہیں بھی یہ دیا, تو یہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں سنے گا ان کا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اس کا حل یہ ہے کہ آپ واپس اس کو کاپر وائرنگ کی طرف لائیں. 750 ارب روپے ایک مالیت ہوتی ہے, 7,500 کروڑ روپے ایک مالیت ہوتی ہے. کراچی کے لوگ کہاں سے بھریں گے اس چیز کو؟ اور ساری زندگی وہ اسٹرپنگ کا, اوور بلنگ کا اور خطرے کا. یہ جو ایلومینیم جل کے پگھل کے گرتا ہے, اس کی جو حدت ہوتی ہے وہ ایک آتش فشاں کے لاوے کے برابر ہوتی ہے. 2 منٹ تک یہ جہاں گرتا چلا جائے گا, چھید کرتا چلا جائے گا, چاہے انسان ہو چاہے لکڑی ہو. تو انسان اس وقت اپنی موت کے نیچے رہ رہا ہے کراچی کے اندر. پورا کراچی کا 1200 کلومیٹر طویل کاپر اتار کے بیچ دیا گیا اور ایلومینیم لگا دیا گیا. موت ان کے سر پہ منڈا رہی ہے, وہ راکھ ہوتا جائے گا اور پی ایم ٹی ختم ہوتے جائیں گے, اور آپ بلوں کے اندر ان کو بھرتے چلے جائیں گے. یہ جو کراچی میں جتنی ہم نے ہلاکتیں دیکھی ہیں, اس کا مین کاز کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گرمی کی ہے تو شدت نا, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اے سیز بہت چلاتے ہیں. تو اس کی جو رد عمل آپ کی ایٹماسفیئر پہ آ رہا ہوتا ہے, ایک طرف آپ کے پاس لائٹ ہی نہیں ہے, وہ عوام باہر آئی, عوام کے باہر آنے سے ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوئی. اس میں اے سی کی بھی حدت نے اس کو 25 گنا اضافہ کیا. آپ جو ٹیمپریچر نوٹ کر رہے ہیں وہ ایکچوئل 42-43 نہیں بلکہ 55-56 پلس ہے. تو اس کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کے جب مریض اسپتال گئے تو وہاں پہ دوائیاں نہیں تھی. 80% مریض جو ہے وہ شہادتیں ان کی اس لیے ہوئی کہ اسپتالوں کے اندر علاج معالجہ ہی نہیں تھا. یہ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ تمام پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز کو فری کرتے عوام کے لیے, عوام وہاں جاتے اور علاج کراتے. اب بھی لاشیں جو ہیں وہ نامعلوم لاشیں دفنائی جا رہی ہیں, 200-250 لاشیں دفنا دی گئی ہیں. روز کے 40 سے 50 لوگوں کی شہادتیں وقوع پذیر ہے, اور آگے 3-4 دن کے اندر اس کی شدت آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑھے گی بہت زیادہ, کیونکہ پریڈکشنز ہیں, اور پھر میڈ ڈپارٹمنٹ میں بھی کیونکہ یہ بلیم چلا جاتا ہے نا. اچھا فیصل صاحب, میں مزید بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی اسی اسٹیکس کے حوالے سے کہ یہ ایسی کہ اوکے الیکٹرک. نہیں, میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا تمام میڈیا اینکر سے کہ آپ لوگوں نے اس پہ بات کرنی ہے نہیں کرنی کہ 750 ارب روپے کا کاپر کا ہے, کھلی چوری ہے, آپ جا کے انسپیکشن کر لیں. دوسری چیز, کیا آپ لوگوں نے بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب میں یہاں کے بولوں کے الیکٹرک کا جو ابراج گروپ کا مالک ہے, اگر میں اس کا نام رکھ دوں آصف علی زرداری, سب دوڑ پڑیں گے. اگر میں اس کا نام رکھ دوں الطاف حسین, یہ سب دوڑ پڑیں گے. مطلب اس عرب ڈکیت کے اوپر بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے؟ انہوں نے, یہ ڈاکہ ہے, یہ ڈاکو ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ
70-80 साल पहले भी डाकू थे, ये आज भी डाकू, और इन्होंने इसलिए पाकिस्तान में आए कि पाकिस्तान का खजाना लपेट लपेट के ले जाएं, और पूरा पाकिस्तान शक्ल देखता है, इनके मुंह पे थप्पड़ मार मार के डकैतियां करके खुलेआम ले गए। लाओ ना एफआईआर, इनको गिरफ्तार करें, के इलेक्ट्रिक के सीईओ को गिरफ्तार किया जाए ना, सीधी बात है। फैसल साहब, इनको इनवाइट किसने किया पाकिस्तान में? जनरल मुशर्रफ ने। जो भी होल्डिंग कंपनीज होती हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो तो बिजनेस इवॉल्व करना होता है ना। अगर वो पब्लिक कंपनीज को देख रही होती है, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो आप जब अपना इदारा देते हैं किसी को, निजाम चलाने के लिए देते हैं, उसके एसेट बेचने के लिए तो नहीं देते ना। सर, होल्डिंग कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? प्रॉफिट। मैं आपसे कह रहा हूं एसेट बेचा है, डकैती की है, ये बिजनेस नहीं है, ये डकैती है। कराची के इलेक्ट्रिक के मालिक सीईओ को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल के गिरफ्तार किया जाए, तब आप मानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई एहतसाब है और करप्शन के खिलाफ बातें। 200 अरब के लिए दौड़ रही हैं आपकी एजेंसियां, 50-50 अरब के लिए आपकी एजेंसियां दौड़ रही हैं, लोगों को गिरफ्तार करती फिर रही हैं। हिम्मत है तो जरा इसको गिरफ्तार करके दिखाओ, फिर मानेंगे कि पाकिस्तान में कोई करप्शन के खिलाफ एहतसाब हो रहा है। कोई एहतसाब नहीं हो रहा। एहतसाब के नाम पर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है कराची के अंदर। नवाज शरीफ इस फैसले के तहत गबन के इल्जाम में मौजूद है, उसके वो आपका वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। किसी नून लीग के ओहदेदार के ऊपर कोई मुकदमा रजिस्टर नहीं हो रहा, खाली लिबरल प्रोग्रेसिव जमातों के ऊपर चौधरी निसार वार करवा रहा है। ये कोई तरीका है पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, 2009 में सऊदी कंपनी ने केईएससी को अबराज ग्रुप के हाथों जो फरोख्त किया, वो जो आप अब बात भी कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि जरा नाज़रीन को भी हम ये स्लाइड्स दिखाएं कि केईएससी का ये जो मामला है, 94 में बेनज़ीर हुकूमत ने केईएससी के माली बहरान के बायस निजकारी का फैसला किया, और 99 से 2004 तक केईएससी के मामला दुरुस्त करने के लिए केईएससी को फौज के हवाले कर दिया गया। 2005 में सऊदी कंपनी को केईएससी के 70% हस्सस यानी कि 70% शेयर जो है वो 16 बिलियन, जो कि फैसल साहब कह भी रहे थे, उसमें फरोख्त कर दिए गए थे। 2007 में केईएससी को ₹1.65 फी शेयर के हिसाब से फरोख्त किया गया, और 2009 में ये सऊदी कंपनी ने, जो कि अबराज ग्रुप है, इसके हाथों, और 13 अरब रुपए वापस किए अबराज ग्रुप को, और 13 अरब वापस किए गए। यानी कि 3 अरब में पूरा इदारा बेचा है इन्होंने, 3 अरब रुपए में। ठीक है सर, जरदारी साहब के इसमें कितने शेयर्स हैं? आई डोंट नो, कितने स्टेक्स? आप सीईओ को गिरफ्तार करें, वो बताएगा कितने शेयर है। मैं तो नहीं हूं ना सीईओ इसके पीछे, यानी कि फिर कोई भी है इसके पीछे, आप सीईओ को गिरफ्तार करें। ये खजाना मौजूद। एक परसेप्शन ये क्यों है कि फरियाल तालपुर साहिबा या जरदारी साहब के इलेक्ट्रिक के पीछे? देखें, वो तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, अभी खुल के बात सामने आ जाएगी। देखें, उजैर बलोच पकड़ा गया, पीछे लोग निकल रहे हैं। फिशरीज का बंदा पकड़ा गया, पीछे लोग निकल रहे हैं। मोहम्मद अली शेख पकड़ा गया, पीछे लोग निकल रहे हैं। आप सीधा सीईओ गिरफ्तार करें। आपने फिशरीज का जो जिक्र किया, उन साहब ने भी कहा 70% जो है वो बिलावल हाउस जाता रहा तो वो था। प्रूफ करेगा ना, वो प्रूफ करेगा ना। तो आप सीईओ को गिरफ्तार करें। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे नहीं पता किसके शेयर है, मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूं कि 7,500 करोड़ रुपए का तांबे के तार किधर है, वो दिखाया जाए। आप सिर्फ जाके इन सीईओ है के इलेक्ट्रिक का, उसके जो स्टाफ है, उसकी जो स्पोक्स पर्सन है, उनसे राब्ता करें और बोले कि हमें कल इंस्पेक्शन करना है। जरा दिखाओ तो सही गोदाम में माल कहां पड़ा हुआ है, बस खत्म बात। अच्छा, चले हम चाहेंगे कि हम जरा किसी को कॉल भी लेके, अगर के इलेक्ट्रिक के कोई रिप्रेजेंटेटिव को हम अगर कॉल पे ले सके तो जरूर हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक, यू वाचिंग द अदर साइड। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में फैसल आदी साहब मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ने खंभों से जो तांबे के तार उतार कर अरबों कमाया है। फैसल साहब ने कहा कि गुजरावाला की कंपनीज को ये बेचे भी गए हैं। फैन बनाने वाली कंपनी नहीं, सारा नहीं बेचा उन्होंने। जितने ट्रक गए हैं वहां से गोदाम से शेरशाह के, वो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 साल से इनका पीछा कर रहे थे। ठीक है, हमारी रिसर्च जो है वो डे बाय डे पे मुबनी है। इसके अलावा 135 अरब रुपए का, 130 अरब रुपए का इन्होंने घपला किया बिन कासिम ग्रिड के। उसके ऊपर वो इंशाल्लाह समअप कर रहे हैं, उसको फाइनल कर रहे हैं रिसर्च को, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो आपके सामने पेश करेंगे, और क्या क्या इनके खाते हैं वो भी सब पेश करेंगे। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त चौधरी मजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रिक शेयर्स होल्डर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। चौधरी मजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। चौधरी साहब, हम बात करें कराची में जो ओवरऑल सिचुएशन एक नजर आ रही है, वहाँ के कंज्यूमर्स पे इतना लोड है। एक तो एक्स्ट्रा बिलिंग बेचारे फेस करें, सेल्स टैक्स देते हैं, एडिशनल टैक्सेस देते हैं, इतना ओवरबर्डन उनको किया हुआ है। उस पर गैर एलानिया जो लोड शेडिंग 15-15 घंटों की हो रही है, ये जो पूरा के इलेक्ट्रिक का मामला है, सर मुझे बताएं, माजी में के इलेक्ट्रिक जो कि केईएससी होती थी, इसकी कारकर्दगी किस तरह से आप देखते थे? जो अभी इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली की बातें की जा रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि के इलेक्ट्रिक की जो मौजूदा इंतजामिया है, ये प्योरली फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए काम कर रही है,
और सिर्फ उनका एक ही एम है कि किसी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा पैसे इस कंपनी से कमाएं। उसके लिए वो जानबूझ के लोड शेडिंग करते हैं उन इलाकों की जिनमें उनको रेवेन्यू कम मिलता है, और उन इलाकों में जिनको इनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता है वहां पर ये बिजली देते हैं। उसके अलावा जानबूझ के अपनी जनरेशन जो है, जो इनकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट तक है, वो नहीं करते और चाहते हैं कि हमें 650 मेगावाट बिजली उधर से मिलती है एनटीडी से, और उनको पेमेंट भी नहीं करते। और इसी तरह ये जो गैस कंपनी है उससे गैस लेते हैं, उनको पेमेंट नहीं करते। और इस साल इन्होंने 16 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया है। लोगों को बोगस बिल भेजते हैं और उन इलाकों को लोड शेडिंग करते हैं जहां पर के समझते हैं कि यहाँ बिजली चोरी हो रही है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा सफर करते हैं। कराची के शहरी इसलिए मर रहे हैं कि ये बिजली की जो है लोड शेडिंग करते हैं ज्यादा और जनरेशन कम करते हैं, और इस तरह से नाजायज लोगों को बिल भेजते हैं। घर में जब मीटर लगता है तो उसकी कीमत ले लेते हैं, उसके बाद उसका किराया भी वसूल करते हैं सालों तक। इसी तरह जो बैंक चार्जेस हैं वो उसमें ले लेते हैं टैरिफ में, फिर उसको दोबारा जो है मीटर उस पर अपने बिल में देकर डबल लेते हैं। नेपरा ने इनके खिलाफ बहुत से आर्डर इशू हुए हैं। इनको 10 करोड़ रुपया जुर्माना की भी किया इस बात पर कि ये जनाब लोगों को बोगस बिल क्यों भेजते हो, नाजायज लोड शेडिंग क्यों करते हो। लेकिन इन खड़े हैं, ये अदालतों से स्टे आर्डर ले लेते हैं और नेपरा के अफसरान को भी अपने जो इन्फ्लुएंस है इनका सियासी, उसकी वजह से उनको दबाते हैं। तो चौधरी मजहर साहब, इनके आपने कहा लंबे हाथ हैं, इनके हाथ कहाँ तक जाते हैं? इनके पीछे कौन है, फिर कौन बैकिंग कर रहा है इनकी? सवाल ये है, देखिए बात यह है कि एक सियासी पार्टी है जो कि इनको लेके आई थी और उन्होंने ही जो है अब्दुल अजीज अहमद अल जमिया को ये कंपनी दिलाई थी, और उसके बाद ये कंपनी इनको अबराज कैपिटल को दिलाई गई। इसलिए वो जो सियासी पार्टी है वो उनकी बैकिंग करती है और वो इनसे फवायद उठाती है, अपने आदमी बड़े बड़े तनख्वाहों पर इनके यहाँ अपॉइंट करती है और सारी पॉलिसी वो कंट्रोल करती है। इसीलिए कोई इनको कुछ नहीं कह सकता। कौन सी सियासी पार्टी है ये सियासी पार्टी सबको पता है कौन सी है। सर मैं चाहूंगी हमारे नाजरीन चूंकि नहीं जानते, जब बोगस बिल्स बेचारों को मिल रहे हैं और जो पैसे दे के बिजली भी नहीं उनको मिल रही है, तो उनको नहीं पता कि कौन सी सियासी जमातों का खेल चल रहा है। ये सबको पता है। सर तो आप बताएं ना कि कौन सी सियासी। अच्छा मुझे एक बात आप ये बताएं, अच्छा मुझे एक बात बताएं चौधरी मजहर साहब, ये जो अब अवाम भी ये बात कह रहे हैं कि भाई हुकूमत ले के इलेक्ट्रिक को, हुकूमत भी कह रही है कि जी थ्रेट कर रही है सूबाई हुकूमत को कि भाई हम अपनी तहवील में ले लेंगे अगर मैनेज नहीं हो सके कि इलेक्ट्रिक। मुझे बताएं क्या ये मसले का हल यही है कि हुकूमत टेक ओवर कर ले इसको? नहीं, मसले का हल ये नहीं है, मसले का हल ये नहीं है, इसलिए कि ये कंपनी जब पहले गवर्नमेंट के पास थी तो इसमें नुकसान हो रहा था, ये लॉस में थी, इसलिए ये कंपनी बेची गई। दर हकीकत ये है कि इसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, वो जो है सही तरीके से उसको कंपनी को चलाए और सिर्फ इस लिहाज से चलाए कि हमने कराची के शहरियों को सही बिजली देनी है, मुनासिब रेट पर देनी है और लूट मार नहीं करनी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है अबराज कैपिटल की, ये लूट मार में लगी हुई है, कराची के शहरियों को लूट रही है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को लूट रही है, कॉपर के तार बेचती है, ट्रांसफार्मर नकली खराब लगाती है, इस तरह के बहुत से वजूहात हैं और प्रॉफिट मेकिंग कर रही है। 16 अरब रुपए इस साल इन्होंने प्रॉफिट किया है, जो कि ऐसा मालूम होता है जैसे इन्होंने जादू से किया। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया चौधरी मजहर साहब, ये बहुत ही एक मुनज़्ज़म प्लानिंग नजर आ रही है। फिर शुक्रिया मैं कॉल पे ज्वाइन करने के लिए। 16 अरब देखिए ना, अभी बात सुने, वो कह रहे हैं कि कॉपर के तार बेचती है तो वो छोटी सी चीज। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1200 किलोमीटर तवील वर्थ के तार बेचे, जिसका वजन ही लाखों टन है और जिसकी मालियत जो है 7,500 करोड़ है। अच्छा आपको एक और बात बताऊं इसमें टेक्निकल चीज, इसमें अगर आप इसको 1700 मेगावाट पूरा दे देना के इलेक्ट्रिक को और बोलेंगे अब आप लोड शेडिंग नहीं करना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं फिर भी 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग करेंगे। उसकी वजह यह है कि एल्युमिनियम को ठंडा करने के लिए वक्त दिया जाता है। अगर एल्युमिनियम कंटिन्यू रन आउट करे ना इस रेजिस्टेंस को, तो वो पूरे कराची में एल्युमिनियम जल के राख हो जाएगा। तो बेसिक ये है कि आप इनसे वो रिकवर कराएं तांबे के तार और पूरे कराची के अंदर वापस
वायरिंग कराएं, वरना अगर ये भाग गए क्या मतलब है इनसे ले लें, इनको गिरफ्तार करें डकैती के जुर्म में। ये अरब है तो इनको बस ले लो इनसे वापस, इनको जाने दो। किस लिए भाई? दुबई के अभी जाहिद हामिद को पकड़ा हुआ सऊदी अरब में, ठीक है, कोई उसका कसूर नहीं था, वो सिर्फ उम्रा करने गया था और चूंकि वो यहाँ पे सऊदी पॉलिसीज के खिलाफ बात करता था इसलिए अल्लाह के घर में उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये डाकू यहाँ पर आके ये डकैतियां मार के खुलेआम पाकिस्तानियों का सारा खजाना लेके चले जाए आराम से। कैसे चले जाए आराम से? गिरफ्तार किया जाए इसको, सीईओ को। वरना सब एहतसाब के नाम पे सारा टोपी ड्रामा है। अगर तुम लोग अरब पे हाथ नहीं रख सकते तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर ये बद्दू परस्ती है। सर ये जो एहतसाब का सिलसिला शुरू हुआ है उसके फौरन ही बाद इतना बड़ा एहतसाब बता रहा हूं ना, कल चलते हैं गोदाम में चेक कर लेते हैं के इलेक्ट्रिक के कि तांबा पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ, दैट्स ऑल। सर अगर रिप्लेस किया है इन्होंने, अभी वो जिस तरह कह रहे हैं, देखें वो तो खुद कंपनी शेयर होल्डर है ना, इसलिए वो कहेंगे कि इसकी मैनेजमेंट अच्छी कर दो। मैं आपसे कहता हूं इसको वापस KEC को दो। वो बेहतरीन लोग थे, बेहतरीन अंदाज में चलाते थे, हमने कभी लोड शेडिंग फेस नहीं की। ठीक है चोरी चकारियां होंगी, ठीक है बिलिंग के अंदर कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो सिस्टम ही करप्ट है, लेकिन डकैतियां तो नहीं थी इस तरह की। कॉपर तो नहीं बेचते थे वो इस तरह चोरी कर करके। मैं आपसे कह रहा हूं कि शेरशाह मार्केट में कहां स्टॉक हुआ वो भी बताऊंगा, किन ट्रक्स पे लोड हुआ वो भी बताऊंगा, बाहर किसको एक्सपोर्ट हुआ वो भी बताऊंगा, हवाला किस जरिए से हुआ वो भी बताऊंगा, और किन किन कंपनीज ने गुजरावाला और फैसलाबाद में खरीदा वो भी बताऊंगा। तो आप ये किधर बताएंगे? वक्त आने पे बताऊंगा। अच्छा हम अभी तो हो सकता है ना कि शायद मैं गलत हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं हो सकता है इनके गोदाम में पड़ा हो कॉपर, चल के देखते हैं ना। लाखों टन कॉपर है, कहां जाएगा? उसका एक वजन होता है, उसके लिए तो 3 शिप चाहिए हमें 5-5 लाख टन के। उसको अगर हमने कहीं किसी ना किसी की सरपरस्ती तो फिर इनको हासिल है ना। सरपरस्ती तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की सरपरस्ती है ना इनको। बिल्कुल है, और उसकी वजह यह है कि छोटे पैमाने पे तो आंख ओझल पहाड़ ओझल है, पूरे एसएचओज मिले हुए। मैं आपसे ये बता रहा हूं ना, जहां जहां अच्छा उतरा कैसे ग्रिड स्टेशन को पहले बंद किया जाता है, आवाम को बताया जाता है जी हम नए तार लगा रहे हैं, और ये बुद्धू आवाम ये सिर्फ अपने मशगलों में और अपने घर बार में ये पूरी है, बाकी ये बुद्धू आवाम है, ये इसको कुछ पता ही नहीं होता। ये नामालूम किस्म के लोग, इनके सामने कॉपर उतारा जाता है, एल्युमिनियम लगाया जाता है और ये खुश हो रहे होते हैं देखो कितना नया तार लगा है। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा तांबा उतार के ले गए। अगर घरेलू खवातीन को मैं कहता हूं जाएं आप बाजार के अंदर, एक पतीली लें तांबे की, एक पतीली लें एल्युमिनियम की, आपको खुद पता चलेगा कितना फर्क है। 1190 रुपए किलो एक तरफ, 380 रुपए किलो एक तरफ, 850 किलो रुपए बीच में फर्क है। ये तो सीधा सीधा ये है कि इधर से भी पकड़ो तो फायदा और इधर से भी पकड़ो तो फायदा, और PMT जलाओ दबा के और वो बिल में लगाओ आवाम को यूनिटों की शक्ल के अंदर, आवाम उसको फेस करे। ट्रिपिंग हो तुम्हारे एल्युमिनियम के तार में तो मीटर दुगनी रफ्तार से चले, इसलिए तो तुम्हारे बिल डबल होगा, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार ही नहीं है। सर आज जिस तरह से डायरेक्टर FIA शाहिद हयात साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, KMC के वो गोस्ट एम्प्लॉइज का तमाम का जिक्र हुआ, और ये शाहिद हयात साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, ये डिफरेंट मैटर है। लेकिन कहने का मकसद है ये जो ओवरऑल एक अब ये एहतसाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहाँ हो गया मैं बता रहा हूँ ना, 230 बिलियन साहब उस वक्त एडिशनल IG थे। शाहिद हयात साहब उस वक्त एडिशनल IG थे कराची के, जिस वक्त ये उतारे जा रहे थे। पूछ ले उनको बुला के, उनकी नॉलेज में है या नहीं है, पूछे। तो शाहिद हयात इसकी हिफाजत करना पुलिस का काम था, इलाके की पुलिस का काम था, IG का काम था, SSP का काम था। ये नेशनल एसिड है, ये एसिड है कराची का। आप तांबा लाएं, आप बाहर से लेके आए तांबा, आपको पता चलेगा कि 7,500 करोड़ का तांबा 15,000 करोड़ में आपको खरीदना पड़ेगा। इस वक्त तांबे की जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट है, आप लाके उसको तारों के अंदर मैनिपुलेट करें और फिर लगाएं, आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा एसिड चला गया, और आप लोग देखते रह गए। और मैं एक और बात बताऊं, सब लगे हुए ना एंकर आजकल सहाफी, करप्शन करप्शन करप्शन। इनको बोलो अगर तुम्हारी माओ ने दूध पिलाया ना, इस पे बोलो जरा, कभी नहीं बोलेंगे। ये बद्दू परस्त लोग हैं, ये नौकर हैं, इनके मालिक जहां पे इशारा करें सिर्फ ये वहीं बोलेंगे। अच्छा फैसल साहब, ये जो सिंध हुकूमत इसी हफ्ते हमें जो सिट इन OG लोड शेडिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है असेंबलियों के बाहर बैठ के अपने तमाम लोगों के साथ, ड्रामेबाजी है ना, ये ड्रामेबाजी है, बिल्कुल ड्रामेबाजी है। इनके यही तो जिम्मेदार हैं, तो अपने खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए कि के इलेक्ट्रिक इतनी मजबूत है उसकी मैनेजमेंट के, उसके खिलाफ वजीर आला सिंध और वुज़रा एहतजाज कर रहे हैं। डूब के मर जाए ये आदमी, अगर इसमें गैरत और शर्म हो तो ये डूब के मर जाने का मुकाम है इसके लिए कि के इलेक्ट्रिक का CEO इतना भारी है कि उसके खिलाफ वजीर आला सिंध एहतजाज कर रहा है। अब कंपेयर टू, अब मैं अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रही हूँ, कंपेयर टू इस्लामाबाद के लोग, लाहौर के लोग, ये जो कराची के लोग बिल्स के फॉर्म में जो अमाउंट दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बिलिंग,
एडिशनल टैक्सेस वगैरह, ये इसी तरह से देते कमी रहेंगे? इन शहरों में भी नहीं है, फैसलाबाद में भी यही हुआ है, इस्लामाबाद में भी यही हुआ है, लाहौर में भी यही हुआ है। उसकी रिपोर्ट जमा करने में हमें तंगी है क्योंकि वो मेरा अपना शहर है, इसलिए हमने वहाँ पे बाकायदा मुखबिर ऑनवर्ड रखे इनके ऊपर, कहाँ जाता था, कहाँ से आता था, हर चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। लेकिन देंगे मिलिट्री कोर्ट में, जहाँ हमें यकीन है कि वहाँ इंसाफ मिलेगा। इन अदालतों में तो ऑलरेडी ये केस पड़ा हुआ है, 130 अरब रुपए का करप्शन का के इलेक्ट्रिक का केस पड़ा हुआ है। ये अदालतें हियरिंग तक नहीं करती उनके ऊपर, क्योंकि इसमें बैठे हुए जज सबसे बड़े बद्दू परस्त हैं। अच्छा, एक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल रज़ा आब्दी साहब से हम बात कर रहे हैं और के इलेक्ट्रिक के हवाले से फैसल रज़ा आब्दी साहब ने कहा है कि इन पे तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और उनके सीईओ को अरेस्ट करना चाहिए। मैं फर्दर बात करना चाहूँगी फैसल रज़ा आब्दी साहब से, क्योंकि एक दो हफ्ते में हमने इतनी हैपनिंग्स देखी हैं पाकिस्तान में कि तमाम हेडलाइंस जो है ना ओवरऑल वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी नेगेटिव ही नज़र आ रही हैं। फैसल रज़ा आब्दी साहब, जरदारी साहब ने आपसे कुछ दिनों पहले फौज के ऊपर काफ़ी तनकीद की और ईंट से ईंट बजा देने की धमकी भी दी, उसके बाद वो खुद दुबई चले गए। मैं जानना चाहूँगी आपका इसका स्टांस क्या है? मैंने तो आपको उस वक्त कहा था कि अगर आपकी अब दुबई चले गए तो इसका मतलब उन्होंने कोई गलत बात तो की नहीं ना। हम तो ये सुन रहे थे एंकर साहिबान के मुंह से 24 घंटे में गिरफ्तारी हो रही है, 48 घंटे में हो रही है। अब जब वो जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था ना, तो उसमें से आवाज़ आ रही थी उन एंकरों के लिए कि शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मतलब इस तरह ये अवाम को वरगलाते हैं या झूठ बोलकर। नहीं, लेकिन अगर की है, देखिए अगर सिंध अगर में की है तो सबसे पहले तो फौज बोले इसके ऊपर। वो तो नहीं बोली ना, तो फिर मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? वो बोले ना, जिसके लिए बोला है सबसे पहले तो वो बोले। दूसरी चीज विफाकी हुकूमत बोले, वजारत दिफा। फौज चलो नहीं बोल सकती, फौज ने आज तक किसी का जवाब नहीं दिया। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। देखिए अगर करप्शन सामने आ रही है और ये अक्रॉस द बोर्ड पूरी अक्रॉस द बोर्ड कहाँ हो रही है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये खुला में डाका मैं बता रहा हूँ। इनकी हिम्मत ही नहीं है अक्रॉस द बोर्ड करने की। अच्छा, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप इसको भी छोड़ें, इसके बाद मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द PWD की करप्शन लेके आने वाला हूं। कराची में 750 सड़कें ऐसी हैं जो कागजात में 6 बार बनी है और आज तक नहीं बनी। उसमें सिर्फ 111 सड़कें बन सकी हैं अब तक। 6 बार बनी है सड़कें, कागजात में 6 बार बनी है, मुख्तलिफ इलाकों में, लियारी में, किमाड़ी में, मलीर में 6 बार बनी है। और उसमें उस डकैती के अंदर पूरे पीपल्स पार्टी के अहदेदार मुलविस हैं। तो आए ना, करें इंक्वायरी। अच्छा, और ये जो पानी नायाब हो गया है कराची में, पानी के उसूल के लिए बेचारे इतनी एक तो किल्लत है और दूसरी बात ये कि आवाम को इतने हजारों रुपए देने पड़े, तो टैंकर्स माफिया, ये वाटर माफिया के पीछे कौन है? ये पूरी सिंध हुकूमत है ना। सिंध हुकूमत बिल्कुल है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि अब बिजली की शॉर्टेज की वजह से पानी वैसे ही शॉर्ट आ रहा है। वो जितना आ रहा है वो भी टैंकर माफिया खींच रही है। आपको नलों में पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आप फोन करें, टैंकर माफिया 28,000 रुपए में आपको डाल के जाएगी, अभी डाल के जाएगी। 25,000 से 28,000 इस वक्त रेट है, 2,500 का रेट आ गया 25,000 में। अब ये चुरा तो पानी की लाइन उसी से कराची से रहे ना दरिया सिंध से भर रहे हैं, ना ठट्टा से लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इन्होंने इन्होंने कमी पूरी करनी है तो आप ये गैर कानूनी 190 हाइड्रेंट बंद करें ना। अगर रेंजर्स वहां पे ऑपरेशन कर रही है तो रेंजर्स कल से ये गैर कानूनी हाइड्रेंट बंद करा दे। आप देखिए कि कराची में पानी की कोई किल्लत ही नहीं है। अगर ये सिंध हुकूमत चाहती है कि वहां पे करप्शन का खात्मा हो, जो ये तकरीरें करते हैं, तो 190 हाइड्रेंट को बंद करें, वरना मैं लिस्ट देता हूं कि कौन कौन से गैर कानूनी हाइड्रेंट है वहां पर। इसमें क्या शक है? 110 ओरिजिनल हाइड्रेंट है, उसको चलने दें आप, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां के हिसाब से वो बनाए गए हैं, वो वहां पे पानी की कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि वहां लाइनें नहीं जाती। तो आप बाकी जो 190 हाइड्रेंट हैं जो गैर कानूनी चल रहे हैं, जहां से 25 लाख रुपए रोज का भत्ता ले रहे हैं, ये महीने का भत्ता ले रहे हैं सिंध हुकूमत और वजारत, तो आप इस चीज को बंद कराएं। अभी 12 करोड़ रुपए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने के इलेक्ट्रिक को जारी किए हैं कि केबल फॉल्ट दूर करो। भाई हम काय को पैसे दे रहे हैं केबल फॉल्ट दूर करने के? हम उनसे बिजली खरीद रहे हैं, उनका काम है। तो खुली बदमाशी ये एक बाहमी मुशावरत से चल रही है। पानी का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जो वहां के वजीर हैं उनको लॉकअप करें, उनको उल्टा लटका के 4 छितर मारें। वो पैसा भी ऐसे निकालेगा बाहर, वो पानी भी ऐसे निकालेगा बाहर, और आप देखें कोई पानी की टेंशन ही नहीं है। नहीं तो आप एक बात बताएं, इस वक्त अगर हमें नाअहल सिंध हुकूमत, आप कहते हैं कि सारी चीजें अगर सिंध हुकूमत का कसूर है? पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नाअहल तरीन ही लोग बैठे हुए, ये घुस बैठी हैं।
یہ آئے تھے تو سر دھماکہ کرنے والوں کے گدے پہ بیٹھ کے. ان کے فیصلے عدالتوں نے روک کے رکھے ہوئے, ان کو یہ عدالتیں سوٹ کرتی ہیں, اس لیے ان عدالتوں پہ مرے جا رہے ہیں. آپ ملٹری کورٹ شروع کریں, آرمی اس کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دے گی, ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ملٹری عوام کے اندر یہ تاثر آ رہا ہے ان چیزوں سے کہ شاید پی ایم ایل این اور ملٹری ایک ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور وہ باقی سیاسی جماعتوں پہ وار کر رہی ہے لیفٹسٹ ونگ کے اوپر. تو یہ آرمی کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرے اس پی ایم ایل این کے, کیونکہ یہ تو رجسٹرڈ ڈکیت ہے, یہ تو قانونی ڈکیت ہیں, اس سے علیحدہ کرے اور پاکستان کے اندر مارشل کورٹس کو رائج کرے, ہر صورت رائج کرے اور وہاں پہ ان کو ٹرائل کرے. آپ دیکھیں گی کہ ان کو سزائیں ہوں گی, یہ 2 لاکھ پھانسیاں ہوں گی پاکستان کے اندر, یہ میں بتا چکا ہوں آپ. سر یہ جو ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹائم میں جو زرداری صاحب, نواز شریف صاحب جو گھبرائے تھے کہ بھائی اس کے بعد احتساب مطلب ہمارا ہی نہ ہو رہا ہو, یہ وہ صحیح گھبرا رہے تھے؟ دیکھیں نا, اب آپ عدالتوں کی ایک میرے پاس رولنگ پڑی ہے 21ویں ترمیم کے اوپر ملٹری کورٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ جی زور زبردستی لوگوں سے ووٹ لے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ پوچھیں جو 21ویں ترمیم پہ ووٹ دیے ہیں, عدالت ذرا ان اراکین اسمبلی اور وزراء کو کٹہرے میں بلا کے یہ سامنے کروائے لوگوں کے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پشاور سانے کے اوپر کتنا بڑا ڈرامہ کر رہے تھے یہ سیاستدان. یہ بالکل ان کو سوٹ نہیں کرتی ملٹری کورٹ. ملٹری سے ہی تو ان کی جان جاتی ہے, ملٹری ہی تو پاکستان بچائے گی, ملٹری کو ہی تو یہ ہر طرف سے گھیر کے اس پہ وار کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وار جو تقریروں میں ہوئے یا اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہے, یہ نئے نہیں ہیں اور نہ یہ آخری ہیں, یہ مزید ہوں گے. عوام پاکستان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹری جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو, ملٹری کورٹ کے لیے آواز بلند کرے. عوام بھی بے فکر ہے, عوام کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سر یہ جو کراچی کی ہم بات کر رہے تھے اور جو کرپشن وغیرہ کی جو چیزوں پہ ہم نے بات کی, تو ایک دم سے چیف منسٹر کا پھر ایک لیٹر چلا جاتا ہے کہ جی رینجرز اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں. رینجرز اپنے ڈومین میں, رینجرز کو تو یہ کام کرنے نہیں دے رہی نا سندھ حکومت. میں آپ کو یہ حقیقت یہی تو بتا رہا ہوں. اور رینجر نہیں کر رہی چھاپا, یہ مار رہا ہے نیب کے پیچھے چودھری نثار جو ہے وہ زیر سرپرستی میاں نواز شریف کے اندر ایک بڑی کوالٹی ہے. میاں نواز شریف کو جو پسند نہیں آتا اس کی آوازیں بند کرتا ہے, سوشل میڈیا پہ اس کو بلاک کرتا ہے. ہماری سائٹس کو سوشل میڈیا پہ اس نے بلاک کرایا ہے. اور میں اس کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم نے اگر کھیل کھیلا نا تو پورے پاکستان سے سوشل میڈیا کا خاتمہ کرے گا پھر نواز شریف, اور ہم بہت جلدی اس کو ایک جواب دینے والے ہیں. یہ یاد رکھے گا, اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ اس کو ایسا خطرناک جواب دیں گے کہ یہ تڑپ کے مرے گا پھر. اچھا مجھے بتائیں, ایم کیو ایم کا جو اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے اور جو بی بی سی کی رپورٹ آ رہی ہے, انکشافات ہو رہے ہیں, پہلے ایس ایس پی راؤ انوار نے بھی کچھ پریس کانفرنس میں چیزیں کی تھی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اگر لنکیجز کی بات پہلے سے کی جائی تھی تو اس پر تحقیقات ہونی چاہیے تھی؟ اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مطلب ایم کیو ایم آپ کو صحیح لگتی ہے؟ یہ رپورٹ ہے میرے سامنے. آپ پاکستانی آفیشل ہیز ٹولڈ دا بی بی سی دیٹ دا انڈیا ہیز ٹرینڈ 100 of MQM militant in explosive weapons and sabotage over the 10 years in camp in north and northeast India. بٹ اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز ہے, آپ پاکستانی آفیشل ہیز پاکستانی سورس نے بتایا. اب برٹش کا یہ کام ہے کہ وہ ڈول گیم کھیلتے ہیں. اگر کامیاب لگا پتہ تو یہ کہیں گے دیکھیں ہم نے بتایا تھا, اور ناکام ہوا تو یہ اپنی عدالتوں میں کھڑے ہو کے کہیں گے ہمیں تو پاکستانی نے بتایا تھا, اس کو بلا کے پوچھ لیں اس کے پاس کہاں سے آیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہیں, اور آپ کی حساس اداروں کے پاس اس سے زیادہ قیمتی معلومات موجود ہیں. آپ کے عدالتوں میں این آر او پہ بند ہوئے تمام کیسز اس ضمن کے اندر موجود ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم کا اب جو شیپ ہے وہ پیور پولیٹیکل شیپ ہے. پہلے جو شیپ تھا اس میں ہم اور آپ تمام ایگری کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے لوگ موجود تھے, لیکن صرف ایم کیو ایم میں ہی نہیں تھے. جماعت اسلامی نے بھی, یہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے حملہ کیا تھا نا سری لنکن ٹیم پہ, جو ہم نے سنا تھا کہ یہ رو نے کرایا, تو جماعت اسلامی میں بھی یہ لوگ موجود ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگ موجود ہیں, یہ امن کمیٹی کی صورت کے اندر بھی موجود ہیں, یہ بلوچ ایکسٹریمسٹ کی صورت میں بھی موجود ہے. تو بجائے گفتگو کرنے کے ملٹری ان کو گرفتار کرے اور ٹرائل کرے, لیکن اب وہ ٹرائل بیچاری کہاں کرے؟ وہ ان عدالتوں میں بھیجے جن کے اندر سے پھر باعزت بری ہو کے آ جائیں گے, جہاں کے کیسز کو خود جج آگ لگا دیں گے. فائلوں میں جتنے ایم کیو ایم کے کیسز تھے وہ وہاں عدالتوں میں, لوور عدالتوں میں اگر آپ جائیں تو کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ملٹری کو یہ اختیار دیں, فوری طور پہ دیں, جس کے لیے 21ویں ترمیم آئی تھی. یہ کسی سیاستدان کے خلاف نہیں ہے, دہشت گردوں کے خلاف ہے. ان کو سمجھنا چاہیے, بجائے یہ اپنے ملک کی ملٹری سے سفار ہوں, اس کی مدد کریں اس ٹائم پہ تاکہ وہ واقعی آپریٹ کرے اور پاکستان کو صاف کرے. دیٹس آل. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ کے ملک کا وزیر اعظم اس وقت اور وزیر اعلیٰ منی لانڈرنگ کے اندر باقاعدہ ملوث ہے, رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان منی لانڈرنگ کے اندر ملوث رہا ہے, اور اس کو مجھے بتایا ہے نجم شیٹی نے, رحمان ملک نے, بریگیڈیئر جنرل بابر نے اور سجاد علی شاہ صاحب نے. مجھے بتایا, میں ایز اے پاکستانی ہوں, مجھے انفارم کیا ہے انہوں نے.
اور یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو ہم یہاں پہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ ڈکیتوں کی آماجگاہ بن چکا ہے یہ ملک, یہ کرپٹ لوگوں کی آماجگاہ بن چکا ہے. بٹ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کرپشن کی جو وہ رینجرز جو تحقیقات کر رہی ہے, جو رینجرز کا آپریشن چل رہا ہے کراچی میں, اور اس دوران ہی یہ بی بی سی کی رپورٹ ہو, یہ تمام چیزیں کا سرفیس پہ آنا, آپ نہیں سمجھتے ایک اٹینشن ڈائیورٹنگ ٹیکٹک ہو سکتی ہے؟ عوام میں غیر مقبول ہو جائے گا یہ آپریشن, کیونکہ یہ آپریشن تھا دہشت گردوں کے خلاف. یہ کہتے ہیں کہ مالی معاونت ملی, اب جس سے مالی معاونت ملی وہ دہشت گرد تو ہوگا نا, تو پہلے اس دہشت گرد کو تو سامنے لائیں جو یہ بتائے کہ فلاں نے مال دیا, فلاں نے مال دیا, فلاں نے مال دیا. بیسیکلی یہ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن تھا اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کچھ اینکر پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر لے گئے. کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ان کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, ان کا مسئلہ تو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے جنہوں نے نوکریوں سے ان کو نکالا تھا ایک دور کے اندر. تو یہ اگر آپ اکراس دا بورڈ کریں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, ورنہ یہ فوج کے اعتماد کو مجروح کریں گے. فوج کا اعتماد 65 کے بعد پہلی بار عوام پاکستان میں واضح طور پہ نظر آیا, اور اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس اعتماد پہ ہو رہی ہے. تو فوج کو پی ایم ایل این کی قیادت سے اپنے آپ کو فاصلے پہ کرنا ہوگا, اور اکراس دا بورڈ انصاف کرنا پڑے گا. اکراس دا بورڈ آپ کو کرپشن کے خلاف کیسز کو کھولنا پڑے گا. کوئی میاں نواز شریف دودھ کا دھلا تو نہیں ہے. وہ تو پاکستان میں واحد سیاستدان ہے جو منی لانڈرنگ میں اور ڈکیتی کے اندر کنوکٹڈ ہے, 110% کنوکٹڈ ہے, جس کو آپ کی سپریم کورٹ نے ڈاکو قرار دیا ہے, اور وہ وزیر اعظم ہوگا, اور وہ ان لوگوں کے کرپشن کے کیسز کھولے گا نیب کے ذریعے. تو باتیں تو بنیں گی نا پھر. اچھا سر, میں جو کہ الیکٹرک کا ٹویٹر پہ جو ٹویٹس میں مینشن ان کا کرنا چاہی تھی کہ بھائی ایک تو جو پاور لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا معاملہ چل رہا ہے, تو کہ الیکٹرک جو ہے چونکہ ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہے اس وقت, تو انہوں نے لکھا ہے ٹویٹ جو کی ہیں کہ بھائی ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ جو تاروں وغیرہ کا بھی معاملہ اس پہ تحقیقات, چونکہ کہنے کا مقصد ہے کہ جی تحقیقات اس پر جاری ہیں اور تحقیقات کی جا رہی ہیں. کون سی تحقیقات؟ پورے کراچی سے ہی اتار لی, کس چیز کی تحقیقات؟ خود گریڈ اسٹیشن بند کرتے ہیں, خود سارے تاروں کو ریپلیس کرتے ہیں. میں بتاتا رہا ہوں کراچی کی عوام تو اتنی بے وقوف ہے کہ وہ کہتی ہے نئے تار لگ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تانبا جا رہا ہے اور ایلومینیم آ رہا ہے, ان کو کیا پتا. یہ کون سی تحقیقات کریں گے؟ یہ تحقیقات شحقیقات چھوڑیں, یہ جائیں اور ہمیں وہ اسٹاک دکھائیں جہاں پہ انہوں نے اتار کے رکھا ہے وہ وائر. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کا تانبا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے چائنا اس وقت سونا نہیں خرید رہا, چائنا کی سب سے پہلی نظر اس وقت تانبے کے اوپر ہے, اور پوری دنیا سے وہ تانبا سمیٹ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آنے والے دور کے اندر الیکٹریکل اپلائنسز کے اندر تانبا چاہیے. اگر چائنا نے گوادر کے اندر 18,000 انڈسٹری لگانی ہے تو یہ تانبا تو ہمارا ایسڈ تھا نا. اب دنیا کے اندر اگر تانبا ہی ایسڈ ہے, اس تانبے کو اتار لیا گیا تو پوری کراچی کی انڈسٹری کو انہوں نے اپائج کر دیا, کراچی میں انڈسٹری ختم کر دی. کراچی میں ایلومینیم وائرز کی وجہ سے, ٹریپنگ کی وجہ سے جو تار جل گئے, جو پی ایم ٹی جل گئے, پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی. انہوں نے ہماری معیشت کو کیپچر کر لیا. کیا مطلب ہے؟ یہ عرب مائنڈ سیٹ ہے, اس نے کراچی کے اندر معیشت کو ختم کر کے اور ڈائیورٹ کر دیا بنگلہ دیش کی طرف, اور بنگلہ دیش میں جتنی زمینیں انہوں نے لینی ہے وہ آپ کا انڈسٹریل جا کے وہاں پرچیزنگ کر رہا ہے. کمال ہو گیا, اتنی چیز سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو کہ یہ چیز پری پلان کی گئی ہے, پری پلان ہے یہ چیز. آپ سی ای او کو گرفتار کرو, یہ رو کا ایجنٹ نکلے گا. یہ 750 ارب روپے یہ بھی دہشت گردی میں استعمال ہوئے ہیں. رینجرز کے ڈی جی اس کو گرفتار کریں نا, سب سے پہلے پوچھے کہ یہ پیسہ کدھر ہے اور یہ تانبا کدھر ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر قصہ تو بنے گا, پھر بات تو ہوگی. لیٹس سی. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب. صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ہم بات کہتے کہ الیکٹرک کی ہی حوالے سے, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے, اور جہاں پر تانبے کی جو تاروں کو اتار کر جو اربوں کمایا گیا ہے, فیصل صاحب نے کہا کہ بھائی اراؤنڈ 750 بلین روپیز تک, 750 ارب روپے, اور 750 کروڑ 750 کروڑ, اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. اور ان کا مطالبہ ہے کہ بھائی کہ الیکٹرک کے جو سی ای او ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ کیوں کراچی کو اس طرف دھکیلا گیا ہے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اللہ حافظ.